हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम पढ़ते हैं वर्णमाला, जिसका एक पार्ट हम कल पढ़ चुके हैं। और कल हमने जाना था कि वर्ड कौन कौन से होते हैं और इस वर्डों के क्या क्या रूप हैं। तो हमने सबसे पहले सीखा था कि वर्ड क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्णों से बनते हैं शब्द और शब्दों से बनते हैं वाक्य। और उसके बाद हमने जाना था कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके साथ ही हमने ये भी जाना था कि जो स्वर हैं उनकी संख्या है 11 और जो स्वरों से बनने वाली मात्राएं हैं उन मात्राओं की संख्या है 10। क्यों? क्योंकि एक की कोई भी मात्रा नहीं होती। ओके। और इसके बाद हमने ये देखा था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर हैं 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, या ये कहें कि सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है या एक वर्ण का समय लगता है, उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। और तीसरे हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में सिर्फ एक ही वर्ण है, ओम, जिसे हम पढ़ते हैं ओम। और हमने ये भी बताया था कि ह्रस्व स्वर कौन 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। और उसके बाद 7 होते हैं दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। और हमने ये भी बताया था कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ क्यों दीर्घ हैं, क्योंकि ये सभी 2 ह्रस्व स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आ बना हुआ है, अ और अ से मिला के आ बनता है। 2 ई से मिला के ई बनता है। उ से मिला के उ बनता है। और अ और ई मिला के ए बनता है। और अ और ई मिलाकर ए बनता है। अ और उ मिलाकर ओ बनता है। और अ और उ मिलाकर औ बनता है। आया समझ में? आपने जो संधियां पढ़ी हैं ना, हमने बचपन में संधियां जो पढ़ी हैं, उन संधियों में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो ये होते हैं दीर्घ स्वर। और उसके बाद आता है प्लुत। प्लुत जिसमें 2 मात्रा से अधिक का समय लगे। और प्लुत में एक ही शब्द है, एक ही वर्ड है, वो है ओम। क्यों है 3 मात्राएं? क्योंकि उसमें अ, उ और अ से उ और उसके बाद म, तो 3 वर्ड हुए, इसलिए इसको हम कहते हैं प्लुत। इसके बाद हमने 2 और पढ़े थे, एक तो अंग और अह। अंग है अनुस्वार और अह है आयोगवाह। इन दोनों को ही हम स्वर में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि जो अंग है वह उसमें चंद्र बिंदु लगता है और उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो नाक का प्रयोग होता है। बाकी जितने भी स्वर हैं वे स्वर सभी सीधे कंठ से बोले जाते हैं और इसमें कहीं भी जो अवरोध नहीं है। हमारी जो हवा निकल रही है कंठ से, जो प्राणवायु निकल रही है, उस प्राणवायु में कहीं भी अवरोध नहीं है। लेकिन जब हम अंग बोलते हैं तो अंग हमारे नासिका का भी वहाँ प्रयोग होता है, इसलिए इसे हम 11 स्वरों के बाद रखते हैं अलग से। इसी तरह आयोगवाह की जब हम बात करते हैं तो हम आयोगवाह को 2 बिंदी के रूप में किसी शब्द को लिखने के बाद लगाते हैं। तो वहाँ पे आयोगवाह का क्या मतलब है? अह, यहाँ एक उच्चारण क्या हुआ, ह का। ह का उच्चारण, ह क्या है? एक व्यंजन है। तो जब हम अह बोलते हैं, जैसे विसर्ग की तरह इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इसे भी स्वर में नहीं रखते। ठीक। अब कुछ चंद्र बिंदु भी होते हैं। एक तो अनुस्वार है जिसमें अंग की मात्रा लगती है, एक बिंदु लगता है। अनुस्वार में एक बिंदु लगता है। अनुनासिक में बिंदु और उसके नीचे एक, जिसे चंद्र बिंदु कहते हैं इसे। और अनुनासिक में क्या है, इसका जो उच्चारण है वह नाक और गले दोनों से होता है। इसको ध्यान से समझिएगा। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, अनुनासिक का नाक और गले दोनों से होता है, और आयोगवाह इसमें अंत में ह का उच्चारण आता है, अह। ओके। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या है व्यंजन। ठीक। अब व्यंजन वे होते हैं जिनको हम स्वरों के साथ बोलते हैं, और व्यंजन की संख्या होती है हिंदी में 33।
अब कहाँ कहाँ से हम बोलते हैं, मतलब व्यंजन को जो हम बोलते हैं, उच्चारण बोलते हैं, करते हैं, तो वह उच्चारण स्थान क्या है, मुख के किस भाग से जिह्वा टकराती है और उच्चारण होता है, उसी के आधार पर उनका नाम दिया गया है। सबसे पहला उच्चारण स्थान है कंठ। ये देखिए, अच्छा हम सब जानते हैं ना कि जब हमारी ध्वनि कोई निकलती है, कोई भी ध्वनि अगर निकलती है तो कहाँ से निकलती है, कंठ से। सबसे छोटा जब बच्चा होता है, जब बच्चा रोता है करके रोता है ना, तो सबसे पहले वो बोलता है। किसी चीज को जब वो इशारे करके बोलना सीखता है तो बोलता है। यानी उस समय सबसे पहले विकास किसका होता है, हमारे गले का, जो हमारे स्नायु तंत्र है कंठ के, उनका थ्रॉट का विकास होता है। तो सबसे पहले जो आवाज निकलती है वो कंठ से निकलती है, ठीक। उसके बाद तालु, तालु का विकास, जैसे छोटे बच्चे जब तक उनके दांत नहीं निकले होते हैं, वे जो च वर्ग के वर्ण है ना, उनको वे सही से नहीं बोल पाते, क्योंकि उनके तालु उस समय काफी कमजोर होते हैं। और दांत से बोलने वाले शब्द, जैसे त वर्ग की चीजें, त वर्ग के जो वर्ण हैं उनको भी वे नहीं बोल पाते। तो सबसे पहले जिनका विकास होता है वह है कंठ, और कंठ के बाद होता है तालु, ठीक। यहाँ पर जैसे ऊपर का ही पार्ट होता है ना, देखिए ऐसे एक हमारे जिह्वा जो ऊपर टकराती है, ऊपर के जो हमारे दांत होते हैं, जो मसूड़े हैं, ऊपर के मसूड़े, उनके पीछे जो पार्ट है, तो आगे वाला जो पार्ट है वो तालु कहलाता है, ठीक। और जो पीछे वाला पार्ट है, जो कठोर भाग है पीछे वाला, वह यहाँ पर सॉफ्ट पैलेट गलत दिया हुआ है, उसे कहते हैं मूर्धा, ठीक। तो जो आगे वाला पार्ट है, जहाँ जैसे दांत से ठीक पीछे अपनी जिह्वा को ऊपर ले जाइए और दांत के ठीक पीछे टच करिए, उसे कहते हैं तालु। और उसके और पीछे जाइए तो जो एक कठोर भाग है उसे कहते हैं मूर्धा। समझ गए? अक्सर बच्चे इस चीज को नहीं समझते कि मूर्धा क्या है और तालु क्या है। तो जो जिह्वा हमारे ऊपर वाली दांत के ठीक पीछे है, सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट पार्ट, वह है हमारा तालु। और उसके और पीछे जाइए जो कठोर भाग है वह है मूर्धा, ठीक। तो सबसे पहले कंठ से शब्द बोले जाते हैं, उसके बाद और विकास होता है तालु का, तालु के बाद विकास होता है मूर्धा का, और उसके बाद दांत, दंत, ठीक है। हमारे दांतों का जब उसके बाद विकास होता है, ऐसे आप ना विकास की प्रक्रिया समझिए। जो हमारे उच्चारण है ना, वो विकास की प्रक्रिया ही तो है। तो सबसे पहले विकास हुआ हमारे कंठ का, तो सबसे पहले जो वर्ड बोले जाएंगे वे कंठ से बोले जाएंगे। उसके बाद विकास होता है तालु का, तो उसके बाद के जो वर्ड बोले जाएंगे वो तालु से बोले जाएंगे। उसके बाद विकास होता है मूर्धा का, मूर्धा के बाद विकास होता है दांतों का। सबसे लेट से तो दांत निकलते हैं ना, तो इसलिए और उसके बाद होठों से हम होठों से कंट्रोल करना सीखते हैं। हवा, जो ध्वनि हमारी निकल रही है, जो प्राणवायु निकल रही है, उसे हम होठों से कंट्रोल करना सीख चुके होते हैं। तब आता है लास्ट में होस्ट। याद हो गया? सबसे पहले कंठ, फिर तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दांत, और दांतों के बाद है ओठ, ठीक। तो इसी से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं, इनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है व्यंजनों का। तो सबसे पहले होते हैं स्पर्श व्यंजन, दूसरे होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और तीसरे होते हैं उष्म व्यंजन। यहाँ पर ये उष्म है, में नहीं है, म है। तो देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 27, यहाँ 25 लिखा है, 2 और होते हैं जो हम आगे आपको बताएंगे कौन कौन से। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, और उष्म व्यंजनों की भी संख्या होती है 4। अब ये कैसे, कहाँ से बोले जा रहे हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि सबसे पहले किसका विकास हुआ, कंठ का, ठीक। तो जब सबसे पहले कंठ का विकास हो रहा है, तो इसका मतलब जो सबसे पहले वर्ड निकलेंगे वो कौन से होंगे, कंठ से निकलने वाले। तो देखिए कंठ से जो वर्ड बोले जाते हैं वे हैं सबसे पहले स्वर के 2, अ आ, ठीक। अ आ बोल के देखिए, जब आप बोलेंगे तो समझ में आएगा। अ आ एक कंठ से बोले जाते हैं। और उसके बाद क वर्ग के 5 वर्ड, क, ख, ग, घ, अंग। अच्छा, जो लास्ट वाला वर्ड मैंने बोला अंग, इसको अंग नहीं बोला जाता है, इसमें ग बहुत ही साइलेंट है और अंग है, ठीक। तो इसे अंग बोलते हैं।
आधा ग है, मतलब इसमें ग के साथ अ नहीं जुड़ा है, तो इसे बोलते हैं अंग। ठीक, तो इनका प्रयोग, और उसके साथ ही होता है आयोग। वह में मैंने कहा था ना कि अह है ह, तो जब आप ह बोलते हैं तो ये भी आता है कंठ से। तो हमने जाना है कि जो इस 8 वर्ण हैं यह कंठ से बोले जाते हैं। ये 8 कौन कौन से हैं? अ आ, ये दोनों स्वर, और 5 क वर्ग के 5 वर्ण, और उसके साथ ही ह। ठीक, यह सभी कंठ से बोले जाते हैं। कंठ के बाद क्या था? तालु। ठीक, तालु से क्या क्या बोले जाते हैं? बोल के देखिए। क वर्ग के बाद वाली चीजें तालु से बोली जाती हैं, और स्वर में भी अ आ के बाद की 2 बोले जाते हैं तालु से। अ आ के बाद क्या आता है? ई। ठीक, तो ई जो बोले जाते हैं ये भी तालु से, बिना तालु के आप नहीं बोल सकते। अब देखिए, आप जिह्वा को, जो आपकी जीभ है उसके दांतों से ठीक पीछे लगाइए। ई आ गया समझ में कैसे बोल रहे हैं? ई। और उसके बाद च, छ, ज, झ, अया। ठीक, और इसके साथ ही 2 और भी वर्ण हैं, य और श। देखिए, स 3 होते हैं, और मैं किस स की बात कर रही हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। उच्चारण स, यह स कहलाता है तालव्य श। ठीक, तालव्य स। जब आप इस स का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीवा तालु को छूती है। च में आपकी जीवा जहां टच करिए ठीक वहीं पर टच करेगी जब आप इस स का उच्चारण करेंगे। तो बोलिए स। ठीक, उच्चारण से आप इन तीनों स को अलग अलग कर सकते हैं। तो यह हुए तालु। अब तीसरा है मूर्धा, तालु के ठीक पीछे वाला भाग। ठीक बोलने में मैंने जो ठ जहां से बोला, जहां जीवा स्पर्श कर रही है ठ बोलने के लिए, जीवा मुड़ती है, थोड़ी सी राउंड होती है, और उसके बाद यह स्वर निकलता है ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक, और इसके साथ ही एक और श, जहां ट, श आया समझ में। पहले वाला स और ए वाला श, स, श, इन दोनों में अंतर समझ गए आप। इसके साथ ही र, राम, रैम, रोम। इसमें र भी आप मूर्धा से ही बोलते हैं, और अगर नहीं बोल पाते हैं तो वही उच्चारण में गलती आती है। ठीक, और उसके बाद री, यह सभी मूर्धा से बोले जाते हैं। और इसके बाद है दंत्य। ठीक, दंत्य, इससे बोले जाने वाले सभी वर्ड हैं, पहले तो त वर्ग, त, थ, द, ध, न, और ल और री, और इसके साथ ही एक और स। तो अब हमने तीनों स के बारे में बात कर ली। स, श, स, तीनों में अंतर समझ में आ गया। पहला वाला तालु से, दूसरा वाला मूर्धा से, और तीसरा दंत से। ठीक, तो अब हम अगला पढ़ते हैं ओष्ठ। ओष्ठ में जो ओ बोल रहे हैं ना, ओ वह भी, ओ यह भी बोला जाता है ओष्ठ से। तो ओ और औ, यह दोनों ओष्ठ से बोले जाएंगे। उ, ये भी ओष्ठ से बोले जाएंगे। और प वर्ग की सभी व्यंजन, प, फ, ब, भ, म। और इसके साथ ही 3 तरह के और संयुक्त रूप से बोले जाने वाले भी व्यंजन हैं, जिसमें कि 2 अलग अलग पार्ट, मुंह के जो 2 अलग अलग भाग एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि जब हम कंठ और ओष्ठ दोनों को मिला के बोलते हैं तो बोलते हैं ओ, औ। इसमें देखिए कंठ से भी आवाज आ रही है, कंठ का भी प्रयोग है और ओष्ठ का भी। उ, यह हमने कहाँ से बोला? ओष्ठ से। और कंठोष्ठ, ओ, औ। अच्छा, अगर परीक्षा में ऐसा आता है कि ओ, औ किससे बोले जाते हैं, तो इसका हम आंसर लगाते हैं कंठ ओष्ठ।
अगर कंठोष्ठ नहीं दिया है तब हम इसके लिए दूसरा आंसर होगा ओष्ठ। दोनों कभी एक बार नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर ओष्ठ दिया है तो हम इसे ओ के लिए ओष्ठ का ही प्रयोग करेंगे, और अगर कंठोष्ठ है तो हम, और कंठोष्ठ और कंठ दोनों एक साथ अगर दिए गए हैं, जबकि ये चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर दोनों एक साथ दिए हैं तो यहाँ हम शुद्ध रूप से यह लगाएंगे कि कंठ ओष्ठ। ओ और के लिए कंठोष्ठ भाग काम करता है। इसके अंदर कंठ तालु, जिसमें कंठ और तालु दोनों से वर्ड निकलते हैं, ए ई, यह कंठ और कंठ तालु से मिलते हैं, कंठ तालु। उसके बाद है नासिक्य, जो वर्ड हमारी नासिका से बोले जाते हैं। नासिक्य से अभी देखिए अनुनासिक, जो हमने अंग की मात्रा लगाई थी ना, अंग, यह और चंद्र बिंदु वाला यह दोनों ही नाक से बोले जाते हैं, नासिक से। इसके साथ ही अंग, या, ल, न, म, ये सभी भी अनुनासिक हैं। जैसे देखिए प, फ, ब, भ, ये हमने एक जैसा बोला ना, प, फ, ब, भ, ठीक। लेकिन इसके साथ ही जब हम अगला बोलें प, फ, ब, भ, म में नासिका का भी प्रयोग हो रहा है और साथ ही ओष्ठ का भी प्रयोग हो रहा है। इसी तरह च, छ, ज, झ, य, च, छ, ज, झ, य। तो ये चारों च से झ तक हमने किससे बोला, तालु से, लेकिन जब य बोला तो इसमें भी नासिका का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारे सभी नासिका से बोले जाने वाले स्वर हैं। अब हमें लगता है आप समझ गए होंगे। एक बार इसको चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं हम। देखिए ये रहा, कंठ से बोले जाने वाले वर्ड कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, अंग, और इसके साथ ही ह और विसर्ग भी कंठ से बोले जाते हैं। और स्वर की बात करें तो अ और आ, ये कंठ से बोले जाते हैं। इसके बाद अगर हम तालव्य की बात करें, तालव्य वर्ग, तो इसमें च वर्ग आता है, इसमें आता है च, छ, ज, झ, य, ठीक। और इसके साथ ही अ आ के बाद क्या है, ई, तो ई भी तालव्य है, ठीक। और इसके साथ ही य और श, यह भी तालव्य है। इसके साथ ही मूर्धा की बात करें तो इसमें आ जाता है सभी ट वर्ग और ड़ और ढ, यह दो अलग जिसमें नीचे बिंदु लगी है। तो हमने अभी जब पीछे हमने आपको बताया था कि इसमें 27 होते हैं जो स्पर्श व्यंजन हैं, वह मुख्यतः 25 कहे जाते हैं, ठीक। कहीं भी आता है 25, लेकिन इसमें दो ये ड़ और ढ जो हैं यह भी तो है। जैसे आपने कहा सड़क, तो यहाँ पे जो ड़ लगा सड़क में, वह ए वाला ड़ होता है, ठीक है। पढ़ाई, इसमें जो ए वाला ढ लगता है, ठीक है। तो ऐसे ये दोनों भी मूर्धन्य में आते हैं। इसके बाद आता है त वर्ग, त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न, और इसके साथ ही आता है ल, री और स। ओष्ठ, ओष्ठ में आता है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, और इसके साथ उ, ठीक। इसके बाद आते हैं कंठोष्ठ थे, कंठोष्ठ में आते हैं ओ और औ, कंठ तालु में ए, ठीक। और नासिक में आते हैं अंग, य, ड़, न, म और अंग, ठीक है, अन। और इसके बाद और होते हैं जो 4 हमने पढ़े थे। हमने बताया था कि अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, और 4 होते हैं उष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऐसे व्यंजन जो स्वर और व्यंजन के बीच में रखे जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक। य, र, ल, व, ये सभी अंतस्थ व्यंजन हैं। इनके उच्चारण स्थान भी अलग अलग हैं। जैसे हम य का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, तालु से बोलते हैं य। इसके इसी तरह र का उच्चारण स्थान है मूर्धा, र, ठीक। और ल का उच्चारण स्थान है दंत्य, और व का उच्चारण स्थान है दंत्य ओष्ठ, ठीक। देखिए इनका उच्चारण स्थान कहाँ से शुरू हो रहा है, य का उच्चारण स्थान तालु से, कंठ से इनका कोई भी नहीं है उच्चारण स्थान,
इनका उच्चारण स्थान शुरू कहाँ से हो रहा है, याद करो। उच्चारण स्थान तालु, मूर्धा, दंत। य तालु से, र मूर्धा से, ल दंत से, और व कंठ दंत ओष्ठ से। ओष्ठ और दंत दोनों मिला के व का उच्चारण करते हैं। आ गया समझ में कहाँ से हो रहा है। इसके साथ ही इनका उच्चारण भी, य और श का उच्चारण स्थान एक ही है। ठीक, जो उच्चारण स्थान य का है वही उच्चारण स्थान स का है। आप याद करते हैं यश, यस बोल सकते हैं ना, यस यस यस। ये कौन सा, वो उन्नति वाला यश है, ये यस सर वाला यस नहीं है। ठीक, तो यस, तो यस की जब हम बात करते हैं तो ये इसका दोनों का ही उच्चारण स्थान है तालु। यस से आप याद कर सकते हैं, यस कीर्ति वाला यस है ये, तो यस का उच्चारण स्थान क्या हुआ, तालु। उसी तरह रस, यस का उच्चारण स्थान तालु, रस का उच्चारण स्थान रस। ठीक है, ये वाला श, रस, ये गन्ने वाला रस नहीं, रस। ठीक, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, मूर्धा। ठीक, यश का उच्चारण स्थान तालु, रस का उच्चारण स्थान मूर्धा, लस का उच्चारण स्थान दंत्य। याद हो गया, याद हो गया होगा, यस रस लस। ठीक, और वह, यस रस लस वह, ऐसे याद करिए। यस का एक उच्चारण स्थान है, रस का एक उच्चारण स्थान है, लस का एक उच्चारण स्थान है, और ह हम बोलते हैं कंठ से। ठीक, और वह हम बोलते हैं दंत ओष्ठ से। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग होंगे। दंत ओष्ठ आप व के लिए याद करिए, दंत ओष्ठ व, आप जब वो बोलेंगे ना तो याद हो जाएगा व। इसमें दंत और ओष्ठ दोनों लग रहे हैं। और ह, यह आराम से याद कर सकते हैं, यह कंठ से निकल रहा है। आप बाकी तीन को याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है आपके लिए। यश, यश जब आप बोलते हैं उन्नति वाला तो यह तालु से है, रस तो मूर्धा से, और लस यानी आपके दंत से। याद हो गया, इसे आसान इसके लिए हो भी नहीं सकता, अंतस्थ और उष्ण व्यंजन। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन तो मैंने बता दिया कि वे व्यंजन हैं जिन्हें हम स्वर और व्यंजन के बीच में रखते हैं, और दूसरा है उष्म। उष्म यानी वह व्यंजन जिनको बोलने से उष्मा निकलती है। ठीक है, गर्म हवा जब बाहर निकलती है मुख से, जैसे हमारी जो प्राणवायु गर्म रूप में निकलती है, तो हम उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, और उष्म में श आ रहा है, याद रखिएगा, उष्म। ठीक, तो यह उष्मा वाला, उष्म उष्मा। तो इसमें जो स है, मध्य में स आ रहा है, तो बीच वाला स जिसमें आएगा वे सभी उष्म व्यंजन है। अब कुछ होते हैं आगत व्यंजन, ज, फ, आ, जैसे फैज। यहाँ पर फ जो है ना आगत व्यंजन है, यह लिया गया, आगत मतलब लिया गया, दूसरी भाषा से लिया गया, जैसे अरबी से लिया गया जफर, फैज, तो ये दूसरी भाषा से लिया गया। डॉक्टर, ओ डॉक्टर, हम डॉक्टर नहीं बोलते, डॉक्टर, तो यहाँ पे डॉ। ठीक, ये सब क्या हो गया, आगत हैं। उसके बाद होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो स्वयं से निर्मित नहीं होते हैं, 2 अलग अलग व्यंजनों को मिला के बनते हैं। और जैसे छ, देखिए यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें जो पहला होता है वह पूरा होता है। ठीक है, पहला वर्ड जो होता है वो पूरा होता है, और जो दूसरा वर्ड होता है ना वो आधा होता है। ठीक, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई, ध्यान दीजिएगा, आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 1.5 होते हैं, पहला वाला पूरा और दूसरा वाला आधा। तो छ ये कैसे बना है, क और श से। ठीक, क और श, इसीलिए इसको जब बोलते हैं कैसे, तो इसको हम कंठ और मूर्धा दोनों का यूज करके इसको बोलते हैं छ, छ। ठीक, इसी तरह त्र, पूरा त और आधा र, त्र। इसी तरह ज्ञ, इसको ज्ञ को ज्ञ भी बोलते हैं, ज्ञानी, जैसे ज्ञानी बोलते हैं ना, तो इसका सही जो उच्चारण है वो ज्ञ है, तो ज्ञानी। ठीक, ज्ञान, ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है।
लेकिन आदत है हमारी भाई ज्ञान बोलने की, तो हम वही बोलेंगे ना। तो ज, तो ये ज और य से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसे स्र या तालव्य स और र से मिला है, तो स्र, ठीक। तो ये हमने जान लिया कौन कौन से व्यंजन होते हैं। अब देखिए एक चीज और आपको मैं बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, ठीक। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच में रखे जाते हैं, और इसमें जो य और व है ना, इधर देख रहे हैं, य और व, य और व, यव, ठीक, या इसको कहते हैं वय, ये दोनों अर्ध स्वर कहलाते हैं, ठीक। यव अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से ड़ और ढ, ये पढ़ाई और सड़क वाले, ठीक, सड़क पर पढ़ाई, ऐसे याद करो, सड़क पर पढ़ाई। तो ड़ और ढ ये वाले जो है ना, यह गौड़ व्यंजन कहे जाते हैं। गौड़ व्यंजन मतलब कि जो मुख्य नहीं है लेकिन किसी और के स्थान पर रखे जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए जो ल है, ल, लता बोलिए, ल, तो यहाँ ऐसे हम पार्श्व व्यंजन कहते हैं। पार्श्व व्यंजन ल को इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप ल बोलते हैं ना, तो ल बोलते समय जो जिह्वा है, दांत का प्रयोग होता है, और ल जब हम बोलते हैं तो जिह्वा हमारे ऊपर चिपक जाती है। ल, लता, वह ऊपर लगी रहती है, और जो हवा है वह साइड से निकल जाती है, हमारी जिह्वा के दोनों साइड से हवा निकलती है। ल, लता, ठीक, लता। तो इसमें क्या हो रहा है, जिह्वा से हवा बाहर निकल जा रही है, साइड से होके, पार्श्व से, बगल से, तो इसलिए इसे हम पार्श्व व्यंजन भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है, मोस्टली आना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आता है, तो आप इसको जान जाइए कि ल क्या है, पार्श्व व्यंजन है। सड़क पर पढ़ाई, तो ड़ और ढ यह गौड़ व्यंजन है, और य और व, वय या यव याद कर सकते हैं आप, वय, वय क्या है, अर्ध स्वर कहलाते हैं, अर्ध व्यंजन कहलाते हैं या अर्ध स्वर। और उसके बाद अंग अ को हमने जाना कि क्या है, आयोग वाह है। तो इस तरह से हमने सभी व्यंजनों के बारे में जान लिया। अब एक क्वेश्चन इससे भी आता है कि अघोष और सघोष क्या है। तो देखिए यहाँ पर उल्टा है, लेकिन आपको सीधा करना है। पहले अ होता है, फिर स होता है ना, बहुत इजीली आप याद कर लो। घोष का मतलब क्या होता है, झंकार, झंकार का मतलब होता है झंझनाहट। तो घोष, अघोष मतलब जहाँ झंझनाहट न हो, सघोष जहाँ पे झंझनाहट हो। पहले आता है अ, उसके बाद आता है स, ठीक। यहाँ से याद करिए आराम से, इसको इतना इजी है ना कि फिर कभी भूल ही नहीं सकता। अघोष और सघोष, ठीक, घोष या अघोष। इंग्लिश में इसका एक ट्रिक, इंग्लिश में जब आप बोलते हैं तो क के लिए क्या यूज करते हैं, के, और ख के लिए के एच, ठीक। अब देखिए अघोष, यह जो वर्ड है अघोष और सघोष, इसमें देखिए पहला और दूसरा, ठीक, पहला और दूसरा जितने भी हैं वर्ग, हमने जाना 27 है ना, उसमें से पहला और दूसरा अघोष होते हैं, और सघोष में तीसरा, चौथा और बन गया पांचवा, ठीक। पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं। और इसके साथ ही आप बोलिए स, श, स, इनमें भी बोलने में कोई ऐसा मतलब झंकार नहीं हो रही है ना, कोई मतलब हमारे जो स्वर तंत्र है इसमें कोई झंकृति नहीं हो रही है, तो इनको भी हम इसी में रखते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 13। जो हमारे अघोष होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 13, और बाकी जो होते हैं वे क्या होते हैं, सघोष या घोष, ठीक। तो ऐसे याद करिए, अघोष पहले और दूसरे वर्ग, और साथ में श, श और स, यह अघोष है। और घोष क्या है, तीसरे चौथे पांचवें वर्ण, तीसरे चौथे पांचवें वे सघोष हैं। अघोष पहले अ आता है, फिर स आता है, तो इसलिए हम याद कर सकते हैं पहला और दूसरा अघोष है, और तीसरा चौथा पांचवा सघोष है। और इसमें
ये सब पांचों जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसको हम याद करते हैं कचट तप। ठीक, ऐसे पांचों वर्गों को आप याद कर सकते हैं कचट तप इससे। ठीक, तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो य इन पांचों वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण और इसके साथ ही य, र, ल, व और ह, यह सभी भी हैं सघोष। ठीक, तो याद हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब कम, महा का मतलब ज्यादा, और जब प्राण की बात करें तो यह बात कर रहा है हमारे प्राण वायु की, यानी जो हमारे मुख से हवा निकलती है उसकी। तो जब हवा कम निकलेगी तो अल्प प्राण, जब ज्यादा निकलेगी तो महाप्राण। और इसको याद करने की ट्रिक देखिए। अल्प प्राण, अल्प प्राण में 5 वर्ड है ना, अल्प प्राण, इसको 5 या गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो यह विषम हुआ ना, मैथ से याद कर लेते हैं, यह विषम हुआ। और महाप्राण में 4 हैं तो ये क्या हुआ, सम हुआ। तो अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे, विषम संख्याएं सभी अल्प प्राण में आएंगी, 1 3 और 5। 1 3 5 से जो भी वर्ण हैं वे सभी अल्प प्राण हैं। जैसे अगर हम क वर्ग की बात करें तो क, ग और अंग, ये सभी अल्प प्राण हैं। महाप्राण दूसरा और चौथा। ठीक, अल्प प्राण विषम है तो जब सभी विषम संख्याएं किस में आएंगी, अल्प प्राण में। महाप्राण सम है तो सम वाले जो वर्ण होंगे वे महाप्राण में आएंगे। और सम वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं, 2 और 4, बन गया 4। ठीक, तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण है। आगे याद में, अब एक तरीका और है आप याद कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में जब आप लिखते हैं ना तो ABCD लिखते हैं ना, तो क के लिए K लिखते हैं, ख के लिए KH लिखते हैं। तो जिसमें भी H होता है, जिसमें भी H होता है वह सभी महाप्राण हैं, क्योंकि महा बढ़ गया ना, महा मतलब थोड़ा बढ़ जाना। तो जिसमें भी अगर H नहीं है वे सभी अल्प प्राण हैं, और जिसमें भी H है वह सभी महाप्राण हैं। ठीक, अब देख लेते हैं हम। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। पहली चीज, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। इसके साथ ही जो 1 3 5 हैं वे भी अल्प प्राण होते हैं। 1 3 5, अब आप पांचों वर्णों को याद कर लीजिए, पांचों वर्गों को, वे सभी 1 3 5 ये क्या होते हैं, अल्प प्राण हैं। उसके बाद हम महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा महाप्राण है, क्योंकि दोनों सम है, 2 और 4 सम, और महाप्राण भी एक सम संख्या में आती है, तो ये सभी सम हैं, तो ये हो गए महाप्राण। इसके साथ ही श, स, ह, ये भी आते हैं महाप्राण में। अब इसके बाद विसर्ग, विसर्ग को हमने पहले ही जान लिया है कि अंत में ह की ध्वनि आए तो वह है विसर्ग, और इसका प्रयोग करते हैं हम या तो संस्कृत में या संस्कृत में ही करते हैं। तत्सम शब्द जो संस्कृत से बने हैं उनमें प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगत ध्वनियाँ जो हमने कहीं बाहर से ले ली है, ऐसी ध्वनि को कहते हैं आगत ध्वनियाँ। आप आराम से याद कर सकते हैं, डॉक्टर, कॉफी, टॉफी, बॉल आदि। उसके बाद आते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण हमने अभी पढ़ा था, छ त्र ज्ञ स्र, छ त्र ज्ञ स्र, ये चारों आते हैं संयुक्त वर्ण में। और बस खत्म। और अब हम देख लेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा एवं उसके रूप को, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, रंग को और शब्दों को। तो हमने पढ़ा था भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों से बनता है शब्द और शब्दों से बनता है वाक्य। ओके। दूसरा क्वेश्चन, स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, 6 वर्णों से बने शब्दों को और इन सभी को। तो स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। अगला देखते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ा था कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो अगर इसमें ऐसा हो तो उसको हम टिक कर लेंगे। तो देखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को नहीं, उनको तो स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने पढ़ा था छ त्र ज्ञ स्र, ये हो गए 4। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं,
हिंदी वर्ण वाले में व्यंजन वर्गों की संख्या, व्यंजन यहाँ वर्ग नहीं वर्ण होना चाहिए, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। ठीक। और बाकी सब आगत वगैरह जो होते हैं उनको इसमें हम नहीं गिनते, जैसे आगत हो गया, संयुक्त हो गया, उनको हम नहीं गिनेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ जो ऐसे जो सिर्फ स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं सिर्फ उन्हीं को गिनते हैं और उनकी संख्या होती है 33। हिंदी वर्ण वाले में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11। ठीक, क्योंकि हमने जाना अंग और अ क्या है? अनुस्वार और आयोगवा। इसके बाद य र ल व व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऊष्म, अंतस्थ, अनुस्वार और अनुनासिक। तो हमने जाना था कि ये अंतस्थ हैं। अंतस्थ क्यों हैं? क्योंकि य और व, यव जो है वह अर्धस्वर कहा जाता है, इसके साथ ही जो र है वह लुंठित कहा जाता है और जो ल है उसे हम पार्श्व व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन सा आयोग वाह है? तो हमने जाना था अह की जो मात्रा होती है वह आयोग वाह होती है। अंग और अह इसमें आयोग वाह में आ जाते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? देखिए, नीचे ही नहीं जा रहा, क्या करें, छोड़िए। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं आप हम जानते ही हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, स, स और ह। ठीक, तो वो होगा इसका। चलिए, इसके साथ ही आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ हिंदी का, और कल हम कुछ नया पढ़ेंगे। और अभी हमने वर्ड पढ़ा है ना, तो वर्डों के बाद शब्द बनते हैं, तो भाषा की दूसरी इकाई जो शब्द है उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।